गुजरात में तो मोदी लहर है और मोदी ही रहेंगे ऑलवेज। मोदी जी के आने के बाद में जो डेवलपमेंट था वो पहले कभी गुजरात में देखा नहीं था। वो डेवलपमेंट आज की तारीख में भी वैसे ही चल रहा है जब कि मोदी जी थे तब जो डेवलपमेंट चल रहा था आज भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। यहाँ गुजरात के किसी भी शहर में कोई भी एक बंदा बाहर से आता है तो यहीं का होके रह जाता है। वो फ्री का जो चीज़ है ना उसके हम टोटली अगेंस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और आप देख रहे हैं वर्तमान एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम मौजूद हैं देश के उस राज्य में जिसको द लीजेंड ऑफ अर्थ कहा जाता है, यानी वो धरती, वो भूमि जिसने बहुत सारी महान आत्माओं को जन्म दिया हो। तो आज आप पहुँचे हैं लोगों के बीच में जहाँ पर 2022 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो लोगों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सर। सर, इस बार 2022 के अंतिम साल में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने, तो इस बार किसकी सरकार आ रही है? गुजरात में तो मोदी लहर है और मोदी ही रहेंगे ऑलवेज। मोदी ही लहर है, लेकिन सर देखा जब से 2013 की बात करें, जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र की राजनीति में गए हैं, तब से गुजरात कहीं ना कहीं भाजपा जो गुजरात का है वो अस्थायी रूप से कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। क्या देख रहे हैं कि कोई एक स्थायी चेहरा भी नहीं है? पहले विजय रूपानी मुख्यमंत्री जी थे, फिर पटेल साहब आ गए, उससे पहले आनंदीबेन पटेल जी थी। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि नो डाउट आप अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो या आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं जो अभी ज़्यादा लाइमलाइट में है अभी देश में, बट मेरा मानना ये है कि मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। बट यहाँ अगर देखोगे तो अगर यहाँ अहमदाबाद और स्पेसिफिकली गुजरात का डेवलपमेंट देखोगे तो स्पेसिफिकली मोदी जी के आने के बाद में जो डेवलपमेंट था वो पहले कभी गुजरात ने देखा नहीं था। नो डाउट गुजरात एज ए बिज़नेस हब है और सब कुछ है, बट फिर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यहाँ पे बिज़नेस के लिए जो सहूलियतें मोदी जी के आने के बाद में जो बनी थी वो उनके आने से पहले कभी बनी नहीं थी। और वो चीज़ वो यहाँ से करके गए हैं। अब नो डाउट वो वहाँ पे सेंट्रल में जाके बैठे हैं, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसके होने से वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं ले पा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात का डेवलपमेंट रुक गया है। गुजरात का डेवलपमेंट तो एज इट इज़ चल ही रहा है जिस तरह से चल रहा था। आज भी अगर आप रिवर फ्रंट देखो और रिवर फ्रंट का जो प्रोग्रेस है, जैसे कि आगे और रिवर फ्रंट जहाँ तक बना था और उसके आगे और बन ही रहा है, और उसके अलावा भी जो रोड्स एंड जो कैपेक्स जो डेवलपमेंट है वो आज भी गुजरात का वैसा ही है। अगर आप इंटीरियर गुजरात में जाके देखोगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बट हाँ, मीडिया में है कि वही मीडिया में भी कुछ मीडियाज़ अच्छा भी दिखाती हैं, कुछ मीडिया नहीं भी दिखाती हैं। तो मीडिया जो दिखाती हैं वही देश के लोगों को दिखता है। बट हम लोग जैसे कि अब आज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात में हैं और हम लोग इंटीरियर्स में भी काफ़ी घूमते हैं, तो वहाँ पे जो अगर आप इंटीरियर जाके भी डेवलपमेंट्स देखोगे वो डेवलपमेंट आज की तारीख में भी वैसे ही चल रहा है जब कि मोदी जी थे तब जो डेवलपमेंट चल रहा था आज भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। सो दूसरा कि क्राइम यहाँ पे रेशियो 0-0 है। वो मोदी जी यहाँ पे थे तब भी 0 था और अब वो यहाँ पे नहीं है तब भी 0 ही है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट कि भी आज क्राइम फ्री स्टेट है ये। अगर आप कंपेयर करेंगे दिल्ली के कंपेयर करेंगे, अगर आप यूपी के कंपेयर करेंगे या फिर अभी पंजाब के कंपेयर करेंगे, तो कंपेरेटिवली अहमदाबाद में या गुजरात के किसी भी शहर में कोई भी एक बंदा बाहर से आता है तो यहीं का होके रह जाता है। वो फिर वापस अपने स्टेट जाने की कोशिश नहीं करता। मैंने काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, काफ़ी ऐसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ हैं कि जो यहाँ पे कुछ समय के लिए पोस्ट हुए, बाद में वो यहीं पर रुक गए। आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको लगता है कि भी हम लोग अभी यहीं पे घर लेके अपनी फैमिली को यहीं पे सेटल करें। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्टेट और दैट इज़ द मतलब जो आज उन्होंने वर्क किया है आज, फिर चाहे वो मोदी जी हों या फिर कोई भी हो। आज नो डाउट मोदी जी वहाँ सेंट्रल में बैठे हैं, अमित शाह वहाँ सेंट्रल में बैठे हैं, बट इनडायरेक्टली आज उनके स्टेट्स का तो वो ध्यान रखेंगे वहाँ से भी बैठ के भी ना। तो वो चीज़ें नो डाउट आज रूपानी जी है या जो भी है अपना आज सीएम की पोजीशन पे बैठा, तो ऐसे तो किसी को बिठा नहीं दिया होगा, वो भी अपना काम करते ही हैं। बट हाँ, हर एक को अपने आप को लाइमलाइट करने का अपना तरीका होता है। मोदी जी का तरीका थोड़ा अलग था कि जो अच्छे लेवल पे अपने आप को लाइमलाइट करके लेके गए। ये लोग अपने आप को उतना लाइमलाइट नहीं कर पाए जितना वो कर रहे थे। बट हाँ, वर्क ये लोग भी कर ही रहे हैं। आज ये लोग भी ऐसे बैठे नहीं रहते हैं, काम तो ये भी कर ही रहे हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आकर के पंजाब जीत लेते हैं, फिर दिल्ली से आके गुजरात में कहते हैं कि गुजरात को 24 घंटे बिजली मुफ्त दूं और पानी फ्री मिलेगा, चिकित्सा फ्री होगी, शिक्षा फ्री होगी। तो क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर कुछ होगा? सबसे पहले तो आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ फ्री का जो चीज़ है ना उसके आई एम टोटली अगेंस्ट। मैं एक सैलराइड पर्सन हूँ
मैं मेरा टैक्स भरता हूँ, मुझे मेरे टैक्स भरने में 1% भी मेरे चेहरे पे सिकन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेरा जो टैक्स कटता है वो देश के कहीं न कहीं डेवलपमेंट में जाएगा। तो टैक्स आज की तारीख में अगर देखोगे तो 5% लोग टैक्स पे कर रहे हैं आज की कंट्री में। 150 करोड़ की बस्ती में आज 5% लोग खाली टैक्स पे कर रहे हैं। अगर यही अगर 10% हो जाए या 15% हो जाए तो देश का डेवलपमेंट यहाँ से 2 गुना 4 गुना हो सकता है। तो वो जो टैक्स पे करोगे तो आपको मतलब जो ये फ्री कर रहे हैं वो देने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। आपके पास डेवलपमेंट, आपके पास गवर्नमेंट के पास में इतना फंड हो जाएगा कि आपको कहीं फ्री किसी को बांटने की, फ्री के लुभावने स्टेटमेंट्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आई एम टोटली अगेंस्ट दिस, आई मीन कि फ्री में बिजली दे देंगे। भाई क्यों फ्री में बिजली दे देंगे? आज कंट्री को बिजली पैदा करने के लिए जो कॉस्टिंग लग रही है, आज ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये फ्री में थोड़ी हो रही है। गवर्नमेंट को भी पैसा कहीं से आएगा तो ही वो यूज़ करेगी ना। तो फ्री देने का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे तो उसमें कोई तथ्य नहीं लग रहा है कि भाई फ्री बांटना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मुझे फ्री नहीं चाहिए। बट हाँ, मोदी जी का ये है कि भाई मैं फ्री नहीं दूंगा, बट मैं लोगों को काबिल बनाऊंगा कि उसको फ्री लेने की जरूरत ही ना पड़े। सर सवाल ये भी तो है, जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, जितने विधायकगण हैं, वो पूरी ज़िंदगी सब फ्री की पेंशन में ले जाते हैं, चाहे बिजली हो, वो यहाँ तक कि रोड के टैक्सेस नहीं देते, टोल टैक्स पे आप हम देते हैं। लेकिन एक देश का विधायक, एक देश का सांसद, एक देश का मंत्री हो, अगर एक बार बन गया वो पूरी ज़िंदगी नहीं देगा और फ्री की पेंशन लेगा। तो इस पर क्या कहेंगे? ये लॉ थोड़ा, मुझे भी थोड़ा सा आई मीन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लॉ है ये, बट इस लॉ को सुधारना चाहिए, नो डाउट। सो आई मीन अगर मोदी जी और अगर 2024 में भी अगर आते हैं सेंट्रल में, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे चल के ऐसे जो मतलब वो फ्री फंड वाले जो रूल्स हैं वो उस पर भी काम कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ है। उनका विज़न पूरा अलग ही विज़न है। वो आज उनका अगर आप देखोगे तो खुद का अगर आप देखोगे तो वो आज आई थिंक सो कि वो कहीं पे कुछ ऐसा मिस बेनिफिट्स कहीं पे भी गवर्नमेंट का या किसी के भी चीज़ का नहीं लेते हैं वो जहाँ पे भी। सर मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। आप ही की गुजरात की एक बेटी है बिल्किस बानो। जब देश अपना 75वां आज़ादी दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2 अगस्त से लेकर के एक जैसे दीपावली पर्व होता है उस पर दीपक की जगमगाहट रहती है, तो ऐसी तिरंगे की जगमगाहट थी, चोलर थी, शायद आपने और हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा। तो वही उसी दिन गुजरात सरकार उसके दुष्कर्म के आरोपियों को रिहा कर देती है, ये कह करके कि वो कुछ आरोपी ब्राह्मण परिवार से थे और ब्राह्मण जो होते हैं वो अच्छे संस्कार के लिए जाने जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये थोड़ा सा एक जातिवादी मुद्दा हो जाएगा, तो इस पे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये जातिवादी मुद्दा है। ये बहुत बड़ा इशू इंडिया कंट्री में रहा है, बिकॉज हम लोग ऐसी कंट्री है ना कि जहाँ पे हम लोग हर जात के लोगों को एक समान दर्जा दे रहे हैं, बराबर है। आज अगर आप चाइना में जाओगे तो वहाँ पे मुस्लिमों को दाढ़ी बनाने की भी इजाज़त नहीं है, बराबर है। आप पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ पे सिखिज़्म पे इतना अत्याचार होता है, वहाँ पे हिंदूज़ आज की तारीख में माइनॉरिटी से भी कम हो गए वहाँ पे तो अब, बराबर है। बट यहाँ पे हम लोग मुस्लिमों को सेम दर्जा दे रहे हैं एज हिंदू। सेम दर्जा कहाँ है जब बिल्किस बानो के साथ 3 साल की बेटी को मार दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उसका आरोप आपने वो देखा है कि मीडिया में उसका जो उसका रिजल्ट आया है उस केस का, वो आपने देखा है। बट उस केस के पीछे क्या क्या स्टडीज़ हुई होंगी, क्या क्या खोजें हुई होंगी, वो तो आपको पता ही नहीं है ना। वो आप और मैं बोल ही नहीं सकते उस चीज़ पे। क्यों नहीं बोल सकते? आप देखिए कि महाराष्ट्र यहाँ से गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में वो केस ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ से उसको जीवन की कारावास सज़ा मिलती है। लेकिन एक रिमिशन के तहत जो एक कानून है रिमिशन की माफ़ी कानून के तहत उनको छोड़ दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है कि इस पर पुनर्विचार करें। पुनर्विचार करें ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि पुनर्विचार करने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब वो केस के वापस से पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन वापस से करेंगे। अगर उसमें वापस से अगर कुछ ऐसा होगा कि भाई ये रिहा नहीं करना चाहिए था, तो वो भी होगा उसके अंदर। आज अगर देखिए गलती कहीं से भी हो सकती है, बट अगर लोगों ने अगर कोर्ट ने अगर उनको रिहा करने का ऑर्डर दे दिया है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका पुनर्विचार हो इस पे, तो पुनर्विचार होगा उसके ऊपर। और अगर फिर से अगर वो लोग आरोपी गिने जाएंगे उसके अंदर, तो फिर से उनके अंदर उसको सजा भी हो सकती है ना वापस से। जैसे उनको छोड़ा गया है वैसे वापस पकड़ा भी तो जा सकता है ना वैसे। सो जस्ट इन दिस पॉइंट आई वुड सजेस्ट कि जस्ट वेट एंड वॉच क्या हो रहा है, बिकॉज इसको आप अभी एक एट प्रेजेंट जजमेंट के थ्रू आप उसको डिसीजन नहीं दे सकते हो।